नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AL बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, पा वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो दोस्तों जो पा वर्ग का उच्चारण स्थल होता है वो ओष्ठ होता है। यानी पा वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो ओठ की सहायता से बोले जाते हैं। और पा वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं: पे, फे, बे, भे और में। ये 5 व्यंजन जो हैं वो पा वर्ग से बोले जाते हैं और ये सब के सब जो हैं वो ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा, तो दोस्तों दुख जो है, दुख तो भाववाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन लड़का की बात करें, लड़का कैसी संज्ञा है? लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है, संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व का बोध होता है, यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा के उस रूप को हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो दोस्तों सेना जो है वो स्त्रीलिंग है, सेना होती है। क्षमा भी स्त्रीलिंग है और आशा भी स्त्रीलिंग है। लेकिन कष्ट जो है वो पुल्लिंग है, क्योंकि कष्ट होता है। अगर हमें कहें तो कष्ट होता है, इसीलिए जो कष्ट शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुरु शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? गुरु शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है। तो गुरु शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है वो गुरुआइन होता है। क्या होता है दोस्तों? गुरुआइन होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। प्रयुक्त शब्द में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? सत्य एक वचन है, व्यथा एक वचन है, वर्षा एक वचन है। लेकिन दर्शन जो है, दर्शन शब्द जो है वो बहुवचन में इसका लिया जाता है, बहुवचन में लिया जाता है दर्शन शब्द को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, दर्शन। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो दोस्तों भाइयों और बहनों, इसमें जो है वो संबोधन कारक है। इसमें कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहां पर को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। संज्ञा का भेद नहीं होता। तो दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसमें से जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, व्यक्तिवाचक होता है। लेकिन निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं होता। निजवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद होता है। निजवाचक किसका होता है? सर्वनाम का होता है। तो यह संज्ञा का भेद नहीं है। आपके घर में इतने मेहमान आए हैं, कुछ मेहमान हमारे यहाँ भेज दीजिए। तो इतने और कुछ, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर जो इतना शब्द है और कुछ शब्द है, ये सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इतने और कुछ से ये नहीं पता चल रहा है कि कितने मेहमान आए हैं, तो ये अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो मुख्य क्रिया होती है उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को जो है दोस्तों हम सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बच्चा रो रहा है, इसमें दोस्तों अकर्मक क्रिया है। इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पर कर्म मौजूद नहीं है। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? विशेषण की दोस्तों 3 अवस्था होती हैं। ये हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये वाक्य जो है वो किस अवस्था से है। यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये विशेषण की मूलावस्था है। ये कौन सी अवस्था है? विशेषण की मूलावस्था है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? विद्वान व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता किसने बताई? विद्वान शब्द ने। तो विद्वान शब्द हो जाएगा दोस्तों गुणवाचक विशेषण। कैसा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? भिक्षा तत्सम है, पशु तत्सम है, बिंदु तत्सम है, लेकिन भौरा जो है वो तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति धन ईव से मिलकर बना है कौन सा शब्द? अतीव उपसर्ग। तो इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा, इसमें अति उपसर्ग हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अति उपसर्ग हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दासत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों प्रत्यय जो है वो बाद में प्रयुक्त होते हैं, बाद में लगते हैं। तो इसमें त्व प्रत्यय जो है दास मूल शब्द हो जाएगा, त्व प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो या दो से अधिक अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है, यानी दो या दो वर्णों के मेल से, और वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और शब्दों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे समास कहते हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? यानी दोस्तों पहला पद जो हो वो क्या हो? अव्यय हो। और अव्यय जो पहला पद होता है वो कौन सा समास होता है? वो अव्ययभावी समास होता है। नाम से ही पता चल रहा है अव्ययभावी समास है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? अनुकूल का हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है दोस्तों? प्रतिकूल होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? छिछला का विलोम बताना है। तो छिछला का विलोम जो होता है वो गहरा होता है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? स्त्री का पर्यायवाची तो कलत्र भी होता है, दारा भी होता है, योसा भी होता है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों के तीनों स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? घर का पर्यायवाची निलय होता है, निवास होता है, गृह होता है, लेकिन प्रवास जो है वो घर का पर्यायवाची नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कलव, दोस्तों कलव किसे कहते हैं? तो कलव जो है वो हाथी का बच्चा होता है। कलव किसे कहते हैं? हाथी के बच्चे को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। आंखों के सामने घटित घटना, वाक्य में रेखांकित के लिए एक शब्द, यहां पर जो आंखों के सामने घटित घटना होती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। आह, हिमालय की प्रकृति कितनी मनमोहक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों यहाँ पर हम कहें तो यह विस्मयादिबोधक यानी विस्मयवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही रूप है वर्तनी बताना है साहित्यिक। तो साहित्यिक की बात करें तो बी जो है एकदम सही लिखा हुआ है, क्योंकि साहित्य में एक प्रत्यय जोड़कर हमें क्या बनाना होता है? साहित्यिक शब्द बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों यहाँ पर अशुद्धि की बात करें तो यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने शब्द का प्रयोग ना होकर उसे कहाँ जाना है या उन्हें कहाँ जाना है ये कहना था। तो यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन अशुद्ध है? कौन सा कथन अशुद्ध है? हमारे पास कम समय है, ठीक है। ये तो कल लोगों की भीड़ जमेगी, दोस्तों जमेगी नहीं, इकट्ठा होगी। लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, यहाँ जमेगी शब्द गलत है। तो यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो यहाँ पर दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल है। यहाँ पर क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्दी में उससे काम नहीं किया जाता, इस वाक्य में वाक्य का कौन सा प्रकार है? तो यहां पर है दोस्तों भाववाच्य। यहां पर वाच्य कौन सा है? भाववाच्य है। कामता प्रसाद गुरु अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? विराम चिन्हों को तो कामता प्रसाद ने अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्हों को लिया हुआ माना जाता है। आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, कमाया तो खाया नहीं तो भूखे, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। तो यहाँ पर दोस्तों इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तो यहाँ पर हमें रस का भेद बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा दिखाई दे रहा है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा, यहाँ पर रस हो जाएगा वीर रस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। घनाचरी कौन सा छंद है, तो घनाचरी जो है दोस्तों ये वाणिक छंद है। ये कैसा छंद है, घनाचरी वाणिक छंद है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है, अर्थ में निहित हो तो अर्थालंकार होता है। कौन सा होता है, अर्थालंकार होता है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, ये है दोस्तों मोहन राकेश की। ये किसकी रचना है, मोहन राकेश की है आषाढ़ का एक दिन। करबला के रचनाकार कौन है, करबला के रचनाकार, तो करबला के रचनाकार जो हैं वो है मुंशी प्रेमचंद। कौन है, प्रेमचंद। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है, संवैधानिक रूप, तो हिंदी जो है वो दोस्तों राजभाषा है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी जो है राजभाषा है। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, तो तेलुगु जो है वो द्रविड़ भाषा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।